नमस्कार। एनडीटीवी के इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। तो उत्तरकाशी में के सिलक्यारा के सुरंग में अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जल्दी ही कुछ सकारात्मक खबर जो है या खुशी की खबर या पॉजिटिव न्यूज़ मिलने की उम्मीद है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राहत काम में तेज़ी की गई है। वो लोकेशन ढूंढ लिया गया है जहां से कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। परिवार के सदस्य जो है उनको भी हम दिखा रहे हैं। जाहिर है कि वो परेशान हैं और अमेरिकी आगर मशीन ने जो है काम करना शुरू कर दिया है। मशीन ने पूरी रात काम किया है। 32 मीटर तक पाइप अंदर पुश कर दिया है। और हम सीधे चल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब, जो कि सदस्य हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट जानकारी क्या है सर, जो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? मेहरबानी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद सबको जो मुझको सुन रहे हैं। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से हर कोशिश जो है वो जारी है हमारे 41 बहुत बहादुर वर्कर्स को इस टनल से निकालने के लिए। और ये साबित होता है कि किस तरह की ये एफर्ट चल रही है, किस तरह के का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि 5 जगह पर एक साथ कोशिश चल रही है जिससे कि हम एक्सेस रूट अंदर बना सकें। अलग अलग जगह जहां से ये बन रहा है, ऊपर से, साइड से, और जो पुराना एक्सेस जहां से था वहीं से अलग अलग रेट पे एडवांस होगा। अलग अलग मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। मैं ये आश्वासन भी देना चाहता हूं कि जगह जगह से पूरे भारत में अलग अलग जगहों से इक्विपमेंट को हवाई जहाज के जरिए और इंडियन रेलवेज के जरिए बहुत भारी सामान जो है, इक्विपमेंट जो है, उसको ढोकर और यहां तक लाया जा रहा है। सड़क से इसको इस इलाके में लाया जा रहा है। ये जगह तकरीबन 2000 मीटर ऊंची है, 6000 फीट तकरीबन। तो और सड़कें जो हैं यहां तक जो पहुंचती हैं वो थोड़ी कुछ तंग हैं, तो इस इक्विपमेंट को पहुंचाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मगर ये तो बात है, अलग अलग भिन्न भिन्न जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो मेन एफर्ट जहां पर दारोमदार पूरा हमारा इस वक्त बना हुआ है वो है इस तरफ सिलयासर की तरफ, सिलक्यारा की तरफ जो टनल की ओपनिंग है जहां पर कोलैप्स हुआ है तकरीबन 60-65 मीटर अंदर, वो इलाका जो है वहां पर ऑगर जो होता है, मशीन जो ड्रिलिंग करती है, वो इस्तेमाल करके और कल रात से ये कोशिश दोबारा जारी की गई है। तो सबसे बड़ी खबर जो वहां से ये है कि तकरीबन 32 मीटर ये ड्रिलिंग हो चुकी है और अभी तक कोई ऐसी जियोलॉजिकल जो है मुश्किलात अभी तक नहीं पेश आया है। मैं आपको याद दिला दूं कि पहले जब कोशिश शुरू हुई थी 16 तारीख से पहले, तो 16-17 तारीख को ये यहां पर कोशिश रोकी गई थी क्योंकि कुछ थरथराहट महसूस हुई थी। वो अब इस दफे नहीं महसूस हो रही है और तभी उम्मीदें बहुत जागृत हैं। अता हसनैन साहब, माफी चाहता हूं रुकने के लिए। और इसी उम्मीद में हम सब बैठे हैं कि ये जो एक्सेस है ये सक्सेसफुल होगा। तो हम क्या उम्मीद करें पहली ब्रेक थ्रू के बारे में? कुछ टाइम फ्रेम यदि आप बता सकें। देखिए, मैं कल से भी मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी और बाकी जितने इंटरव्यू हैं उसमें ये कहा है सबको कि देखिए, ये एक बहुत चुनौती का ऑपरेशन है, वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन। और आप तो जानते ही हैं, मैं भी फौज का हूं। जी जी, जानता हूं सर। जम्मू कश्मीर में रहे आप। जब हम लड़ाई के ऑपरेशन में होते हैं, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में होते हैं,
कई आक्रामक हमले में होते हैं, तो कभी भी हम टाइम लाइन नहीं इस्टेब्लिश करते हैं। ओके। हम नहीं कहते हैं कि इस वक्त तक हम इसको जो है अचीव कर लेंगे। हम कोशिशों में लगे रहते हैं, कोशिश जारी रहती है, और यह आश्वासन मैं देता हूं आपको कि कोशिश में कोई ढील नहीं आएगी जी। और उसके बाद मैं छोड़ता हूं कि अगर जो कुछ भी हो, ये यहां पर जियोलॉजी का मामला है, ये टेक्नोलॉजी का मामला है, और ऐसे बहुत भिन्न चीजें हैं जिसके बारे में शायद हमें मालूमात इस वक्त ना हो जी। तो इसीलिए टाइमलाइन देना कि कितना वक्त लगेगा, मैं समझता हूं ये इस वक्त जो है सही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, हम आपने कहा कि आप ढाढ़स दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। हमारे साथ किशोर, हमारे सहयोगी जो है वहीं से जुड़े हैं। किशोर, आपके पास कोई परिवार है जो जनरल साहब को से बातचीत करना चाहते हैं, या आपने उनसे बातचीत की है, उनके कंसर्न जनरल साहब को बता दें तो जनरल साहब खुद उनको ढाढ़स बढ़ाएंगे, वस्तु स्थिति बता देंगे। किशोर। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार जो यहाँ पर परिजन आ रहे हैं, 41 लोगों के परिजन यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी उनकी जो स्थिति है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से आए हैं। कईयों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि कईयों ने कहा है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, बात नहीं करने दी जा रही, और लंबा सफ़र करके आए हैं। वो इधर उधर दर दूर भटक रहे हैं और उनके सवाल तो कई हैं। उनके सवाल यही है कि जो ये टनल बन रही थी, तो इस टनल में जो सुरक्षा के उपाय वो क्यों नहीं किए गए, इस टनल में इस तरीके से जो एस्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई, या फिर ह्यूम पाइप क्यों नहीं बनाई गई। दूसरी बात यह है कि उनको जानकारी सीधे तौर पर नहीं दी गई कि उनके लोग फंसे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो साथी वर्कर्स थे, उन्होंने बताया कि आपके जो लोग हैं वो अंदर फंसे हैं। तो ये काफ़ी दिक्कतें रही है। और यहाँ पर जो रजिस्टर नाम किया था, क्योंकि वो पीड़ित है, आपदा आई है, आपदा पीड़ित है, उनके नाम भी बहुत बाद में लिखे गए। और उनके जो अरेंजमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो हमने यहाँ देखा कि कई जगह रात रात तक भटक रहे, उनके रहने के या खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, क्योंकि वो 41 तो जरूर जाहिर सी बात है वो अंदर फंसे, उनको निकालने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये जो परिजन आ रहे हैं, ये पीड़ित है और लंबी ठीक है, उनके लिए बिहार से आया है, उनके लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब आप क्या कहेंगे? 2 शब्द उनके लिए बताइए कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी जो भारत सरकार काम पे लगी हुई है। देखिए, आप तो खुद जमीन पर हैं और आपके साथ उनके रिश्तेदार वहीं पर बने हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सबसे ज्यादा खबर तो आप ही उनको वहां पर दे सकते हैं जी। मेरे पास तो तब भी जो ऑफिशियल्स हैं वो खबर भेजते हैं और वही खबर मैं आपको दे रहा हूं इस वक्त। मगर जी हाँ, जरूर मैं एक भारत सरकार का नुमाइंदा होते हुए आश्वासन देना चाहता हूं ये इस एनडीटीवी के प्रोग्राम के जरिए उन सब रिश्तेदारों को, उन 41 बहादुर वर्करों के जो रिश्तेदार हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं ये कि देखिए, भारत एक बहुत आधुनिक देश बन गया है। अब भारत में टेक्नोलॉजी बहुत है, बहुत किस्म किस्म की टेक्नोलॉजी है। बेशक दुनिया में और भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भी हमने कांटेक्ट किया है, वहां से भी स्पेशलिस्ट आए हैं जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, और ऑनलाइन कांटेक्ट हर समय कंप्यूटर पे चल रहा है भिन्न भिन्न जगहों से दुनिया में, जहां से बहुत से नए ख्यालात, नए आइडिया आ रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे ऑपरेशन में आप समझिए कि कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी है, सब तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। अगर जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 5 लोग दिशा से कोशिश की जा रही है अंदर जाने की। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कल कहा था कि वहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी है, ऑक्सीजन है, लाइट है, और किशोर भी जुड़े। किशोर, क्या परिवार की चिंताएं क्या है, ये बता दीजिए आप। जी हाँ, मैं जी किशोर। मैं जनरल साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि चूंकि टाइम, क्योंकि जनरल साहब किशोर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जनरल साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। जी पूछिए।
जनरल साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं बताइए, क्योंकि बताइए। यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं उनको एक टाइम, क्योंकि टाइम इसमें कहा नहीं जा सकता, मेरा सवाल आपको आ रहा होगा क्योंकि टाइम इसमें कहा नहीं जा सकता, आप जिस तरीके से कहा है कि टाइमिंग की बाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक उनको डेडलाइन तो देनी ही होगी क्योंकि वो बहुत टाइम से भटक रहे हैं। और डेडलाइन क्योंकि अंदर के भी लोग कह रहे हैं कि कैविटीज तेज आ सकती है, ज़्यादा मलबा गिर सकता है, लेकिन फिर भी एक डेडलाइन तो होनी चाहिए कि किसी भी काम की एक डेडलाइन होनी चाहिए, तभी तो काम उसको पूरा किया जा सकेगा। क्या आपके पास कोई डेडलाइन है ऐसी टाइम की इतने दिन तक हम कर सकते हैं, इस जगह से 5 जगह आपने फ्रेम की है? देखिए देखिए देखिए, ये समझने की बात है। वहां पर जितने, देखिए मेरी बात समझिए आप, जी जी। वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। और ये जो है काम, इस तरह का ऑपरेशन मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया, अभी भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ये ऑपरेशन जो है इस तरह का, इसमें बाधाएं बहुत सी आ सकती हैं। इसलिए इस वक्त कहना कि कौन सी बाधा आएगी या कोई बाधा नहीं आएगी तकरीबन नामुमकिन है। तो इसलिए मैं इस वक्त कह दूं आपको कि अगले 24 घंटे में हम सक्सेसफुल होंगे इनको निकालने में, और 24 घंटे के बाद वो नहीं सक्सेस हमको मिली तो मोराल और जिनका मोटिवेशन है वो और गिर जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सबको जो है पेशेंस रखनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए भारत सरकार में, भारत के अंदर हमारी जितनी एजेंसीज हैं वहां पर अलग अलग भिन्न भिन्न किस्म की वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब प्रोफेशनल तौर पर एकजुट होकर वहां पर काम कर रही हैं। वो आप खुद ही देख रहे हैं वहां पर, वो इन रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को लाकर उनको दिखाइए अहमद मदर अनकट किस तरह से वो काम वहां पर किया जा रहा है इस वक्त। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एक जो है बिहार के भी भोजपुर के सबा अहमद भी फंसे हैं, उनके पिता से हमने बात की, वो सुनाते हैं आपको। मोबाइल लगाते थे हम लोग, मोबाइल नहीं लगता था। बाद में उसी के साथ एक लड़का काम करता था जो बाहर था, उसी से हम लोग की बात हुई थी। उसने बताया कि टनल गिर गया है, उसी में जो है सबा अहमद फंसे हैं। निकालने का रेस्क्यू काम तेज हो रहा है। अंतिम बार टनल में जाने से पहले बात हुई थी, जब वो टनल में गिरने से पहले जो नाइट ड्यूटी था वो जा रहे थे तो बात हुई थी। उसके बाद वो टनल में चले गए, उसके बाद बात नहीं होती थी। अभी क्या जानकारी मिली है? अभी मिली है यही कि अंदर टनल में उस सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, सब लोग सेफ हैं। तो हम लोग इंतज़ार में हैं कि कब बाबू जल्दी बाहर आए, मेरा लड़का कब बाहर आया। और क्या आपको क्या जानकारी मिला आपके बेटा टनल में फंसे हैं? ये खून हुआ बहुत है, उसके बाद मालूम हुआ। बेटा बहुत- से कहिया बात भइल रहे राव? रोज कल से तो रोज दिन भर हो बेटा से पहले एक दिन जो ये सब हादसा हुआ है ना, एक दिन पहले हुई थी बात है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपने सुना कि सबा अहमद के पिताजी ने कहा कि सुरक्षित हैं, हमें उम्मीद है कि बाहर आ जाएंगे, जल्दी से रेस्क्यू हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि अंदर, आपने कहा कि लाइट है, पानी है, खाना भी दिया जा रहा है, वहाँ की परिस्थिति एक्सप्लेन कर देंगे तो परिवार वाले का ढाढ़स बन जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं परिवार वालों को ये आपके जरिए बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके जो वहां पर रिश्तेदार अंदर फंसे हैं, वो एक तो वो भारत के सिपाही हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा देश जो है उनके लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है आपको समझने की कि आप अकेले नहीं हैं, वो अकेले नहीं हैं, सब एकजुट हैं। पूरा भारत एक बनकर उनके पीछे, उनके लिए काम कर रहा है। यहाँ दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी हो शायद कि जहां पर आपके रिश्तेदार फंसे हैं इस वक्त, वहां पर बहुत छोटी सी जगह है, वहां अंधेरा है और उनके पास हवा नहीं है और कुछ खाने पीने का या पानी का बंदोबस्त नहीं है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि ये सरासर गलत है। वो जगह ऐसी है जहां पर अभी तक तार जो है बिजली का वो अभी भी कायम है। उम्मीद करते हैं बाद में 3 पाइप के जरिए
ऑक्सीजन भी अंदर है, हवा बाहर से आ रही है, फ्रेश एयर, और पानी लगातार अंदर भेजा जा रहा है। अब दवाएं उनको दी जा रही हैं, जो ज़रूरी दवाएं होती हैं इस हालत के लिए, वो दवाएं भी उनको दी जा रही हैं। और कल रात को उनको खाने पीने की चीज़ें काफ़ी मात्रा में भेजी गई हैं। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर आपके रिश्तेदार हैं उसके पीछे तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला टनल के अंदर है, जिसके अंदर वो ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। और अपने आप को किस तरह से ना समझें कि वो बिल्कुल एक घुटी हुई जगह के अंदर फंसे हुए हैं। वो काफ़ी खुलापन है वहाँ पर। और जैसे ही हमारा जो काम चल रहा है इस वक्त, एक तरफ से एक ज़रिए से वो अंदर घुसकर हमें सक्सेस मिलती है, इन आपके रिश्तेदारों को निकालने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको सिर्फ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, ना कि सिर्फ आपके रिश्तेदारों के लिए, मगर उन सब के लिए जो वहां पर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, बहुत एक ज्यादा सवाल है लोग बस। हैं जिन्होंने अपनी जानें जो है वो लगाई हैं लकीर पर, और वो वहां पर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, एक सवाल है बस, अंतिम का सवाल है, उसके बाद इंग्लिश चैनल जो है वो आपसे बात करेगा। किशोर, एक सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं जनरल साहब से एक सवाल जी, करना जी, चाहता हूं पूछिए। कि जब ये एस्केप टनल बन जाएगा, जो 800 mm का पाइप है, उसके बाद उनको निकालने का एनडीआरएफ के पास, एनडीएमए के पास, इनके पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन निकालेंगे, उनको निकालेंगे कैसे? कोई ठीक आपके है। पास प्लान है किस तरीके से अंदर जाएंगे और बाहर निकालेंगे उनको? जनरल साहब, एस्केप रूट क्या होगा ये जानना चाहते हैं रिश्तेदार। हम रिश्तेदार भी खड़े कर सकते थे, लेकिन वो उतने आर्टिकुलेट ढंग से नहीं पूछ पाते, ठीक है। इसलिए किशोर पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कैसे निकालेंगे। तकरीबन 65 मीटर का ये फासला होगा। जो पाइप जल रहा है, अंदर जा रहा है इस वक्त पाइप, तकरीबन 60 से 65 मीटर का फासला होगा, जिसमें से उनको निकाल कर लाना होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी एनडीआरएफ जो है उसकी 2 टीम वहां पर हैं, और पिछले तकरीबन 10 दिन से वो एक्सरसाइज में जुटी हुई है, पूरे तरीके इम्प्रोवाइज करने में लगी हुई है, और उन्होंने प्रैक्टिस की है, रिहर्स किया है। जरूरी पड़ा, अगर समझते हैं कि वर्कर खुद अकेले नहीं निकल सकते हैं, तो एनडीआरएफ के जवान खुद अंदर जाएंगे और वो उनको निकालेंगे। वहां से स्ट्रेचर निकालने तक की वहां पर कुछ सुविधा जो है वो बनाई गई है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हर चीज के बारे में सोचा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वर्कर बाहर निकल आएंगे तो उनको मेडिकल, उनका मेडिकल चेकअप, उनका मेडिकल स्टेटस, और जल्द से जल्द उनको वहां से निकालकर और देहरादून के अस्पताल तक पहुंचाने का साधन बनाया जा रहा है। जनरल साहब, जनरल साहब, एक परिवार हुबली से है के लिए, जनरल साहब, सोशल हेल्थ के लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जनरल साहब, एक हुबली से परिवार है, वहां से भी एक सवाल, अंतिम सवाल है ये मेरा, उसको हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। जो लोग उत्तराखंड के सुरंग में फंसे हुए, उनको निकालने का काम चल रहा है। उन तक खाना और पीने का पानी पहुंचाया गया है और बाकी सारे इंतज़ाम उनके लिए किया गया है, लेकिन अभी फोकस है उनको टनल से बाहर निकालने पर। लेकिन जो परिवार है देश के कई जगहों पे, ये हम हुगली डिस्ट्रिक्ट के नीमडंगी इलाका में है, जहाँ पे एक परिवार है जिन्होंने अपने बेटे से बात कर पाए हैं। मैं उनसे सवाल पूछ लूँगा। अपनी ওর সাথে কথা বলতে পেরেছেন তো? কি কথা হয়েছে? বললো আমি ভালো আছি, তোমরা সব ভালো থাকবে, টাইমে খাওয়া দাওয়া করবে, আমি ঠিক আছি। So what she's saying, जो वो कह रहे हैं कि जब उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हमारे लिए सारे इंतज़ाम किए गए, आप ठीक टाइम पे खाना खा लेना और आप लोग ठीक रहना। और
उनके और जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करते কি কথা হয়েছে আর এখন আপনাদের কি জানানো হয়েছে ওখান থেকে কি খবর পেয়েছেন আপনারা? আমার ছেলের সঙ্গে রাত 12টার সময় কথা হয় যে আমি ঠিক আছি বাবা, ভালো আছি, তোমরা সব ভালো থাকবে, খাওয়া দাওয়া করে নেবে টাইমে টাইমে, এই কথাই বলে। কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত 12টা বেজে গেল, আর আমরা কোনো মেসেজও পাইনি আর খবরও পাইনি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ওদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে এবং সেখানে ওদের जनरल साहब एक अंतिम का सवाल है, आपने देखा थोड़े से डर जो है परिवार के मन में रहता है, शायद उसी डर को दूर करने की जरूरत है। मजदूर भी जो अंदर से जिन्होंने अपने वाइफ से बात किया, परिवार से बात किया, उन्होंने कहा कि आप लोग भी टाइम पे खाना खाना, हम ठीक हैं। तो थोड़ा ढाढ़स बनाने की जरूरत है, जो काम आप कर सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं। बेशक जो आपने कहा मैं उसके साथ सहमत हूं। ना ही ये परिवार जिससे अभी बात हुई है, मगर बाकी 41 वर्कर के 40 वर्कर के जो परिवार हैं उनमें भी यही स्थिति होगी, यही सवाल होंगे और यही उनके अंदर जो है डिजायर होगा कि किस तरह से उनके रिश्तेदार जो हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। जी, उम्मीद है कि मेरी बातचीत से उनको कुछ आश्वासन मिला है जरूर कि कोशिशें एक साथ चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि इस वक्त उनकी प्रार्थना सबके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और जो वहां पर जितने लोग लगे हुए हैं काम में उनके लिए होनी चाहिए। जी जी और सर, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही देर में शायद हमको किसी ना किसी तरह की सक्सेस अगले 24 घंटे में। नहीं, ये मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक करना है, चाहता हूं। ठीक है, वैसे वेल आपको एनफ। मालूम है, मैंने सर- आपको एक्सप्लेन भी किया है ठीक है कि सर, इस तरह के ऑपरेशन में ठीक है सर। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी ना हो। ठीक है। तो इसलिए उम्मीद रखता हूं जरूर कि अगले कुछ समय में जी ये सर। हमको सक्सेस मिल जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल शुक्रिया, सैयद बहुत-बहुत अता हसनैन मेहरबानी। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जय आपने हिंद वक्त सबको, निकाला सुनने वालों। और आपने वक्त निकाला और इन परिवारों को आपने ढांढस बंधाया। सरकार के नुमाइंदे होने के नाते ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 41 फंसे हुए मजदूर जो है वो जल्दी जो है बाहर निकल आएंगे। हम सबकी दुआएं जो और हम प्रार्थनाएं उनके लिए कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का।